हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। इन आज की क्लास में हम पढ़ रहे हैं क्राइम की क्राइम क्या है। ये आपके यूनिट 1 का पहला टॉपिक है। कौन सा यूनिट 1? जो आपका नेट जेआरएफ का सिलेबस है क्रिमिनोलॉजी से, उसका सबसे पहला टॉपिक है कि व्हाट इज क्राइम, इसकी लीगल डेफिनेशन क्या है, सोशल डेफिनेशन क्या है, एंड इसके अलावा साइकोलॉजिकल डेफिनेशन। सो आज की क्लास में हम यही कवर करने वाले हैं। ओके, सो बिफोर स्टार्टिंग टुडेज क्लास, अ रियली इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट। अब आपकी एनटीए यूजीसी नेट जो जून 2023 जो जून की साइकिल है, उस पर अगर आप क्रिमिनोलॉजी से एग्जाम देने वाले हैं, सो वी हैव अ स्पेशल कोर्स फॉर यू, दैट इज डी कोड क्रिमिनोलॉजी। कब से शुरू हो रही है? 14 मार्च से शुरू हो रही है, एंड आप 5 मार्च तक अगर ये बैच ज्वाइन करते हैं तो आपको मिलेगा 50% का डिस्काउंट। तो ये सिर्फ और सिर्फ 5 मार्च तक ये ऑफर रहने वाला है। बिल्कुल लेट नहीं करना है, ये ऑफर अवेल करना है। आपको इस क्लास में कंप्लीट सिलेबस की प्रिपरेशन करवाई जाएगी। आपको पीडीएफ स्टडी मटेरियल मिलेंगे, लाइव लेक्चर्स होंगे, रिकॉर्डेड लेक्चर्स होंगे, आपको मॉक टेस्ट दिए जाएंगे। हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे एंड समझेंगे कि किस तरीके से आप फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रिमिनोलॉजी से जेआरएफ क्लियर कर सकते हैं। ओके, सो डोंट फॉरगेट टू ज्वाइन द बैच। ये आपको अवेलेबल होने वाला है अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे, जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और कमेंट सेक्शन में भी मिल जाएगी। मैं पिन कर दूंगी कमेंट। ओके, सो डोंट फॉरगेट टू ज्वाइन द बैच। ओके, लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास। कि क्राइम क्या है, व्हाट इज क्राइम। हम क्राइम को बहुत ही डिफरेंट वे में क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, एंड हम इसको सोशली भी डिफाइन कर सकते हैं। बट लाइक सोशल डेफिनेशन क्या है, लीगल डेफिनेशन क्या है, ये सारे डिफरेंट वेज से हम इसे डिफाइन कर सकते हैं। बट अगर हम ओवरऑल डेफिनेशन देखें तो हम किस तरीके से कह सकते हैं, क्राइम इज एन अनलॉफुल एक्ट। ठीक है, कैसा एक्ट है ये? अनलॉफुल एक्ट है विच इज पनिशेबल बाय द स्टेट और द अथॉरिटी। सो हमारी अथॉरिटी क्या है? हमारी स्टेट है। इंडिया में क्या होती है? एक तो होती है सेंट्रल गवर्नमेंट, एक होती है स्टेट गवर्नमेंट, है ना। सो स्टेट गवर्नमेंट का अपना एक सेक्शन है जिसे वो हैंडल करती है, सेंट्रल पूरे के पूरे देश को हैंडल करता है। सो ये अथॉरिटी कुछ भी हो सकती है, आपकी सेंट्रल अथॉरिटी हो सकती है, स्टेट अथॉरिटी हो सकती है। इसका काम है पनिशमेंट देना। और कब आपको पनिशमेंट मिलेगी? जब आप कोई भी लॉ के अगेंस्ट काम करोगे, या फिर हम अनलॉफुल एक्ट जिसे कहते हैं। ठीक है, ऑलमोस्ट ऑल दी सोसाइटीज हैव सर्टन नॉर्म्स। ठीक है, हमारा जो देश है इंडिया, इसके भी क्या है? रूल्स। यहाँ पे रहने की क्या है? रूल्स है, रेगुलेशंस है। आप जिस सोसाइटी में रहते हैं उनके कुछ इंपॉर्टेंट नॉर्म्स है। वी हैव सर्टन नॉर्म्स, वी हैव सर्टन बिलीव्स। हमारे यहाँ कुछ कस्टम्स हैं, रीति रिवाज हैं, जो कि हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और अगर आप अपने घर पे रह के, अपनी सोसाइटी में रह के सोसाइटी के अगेंस्ट काम करोगे तो क्या होती है? हमें प्रॉब्लम होती है, राइट। सोसाइटी वाले हो सकता है कि उस पर्सन को जो सोसाइटी के अगेंस्ट काम कर रहा है उसको अपनी सोसाइटी से या अपने जो भी उनका सोशल स्ट्रक्चर है उससे वो उसे निकाल भी सकते हैं। सो इस तरीके से ये सोशल नॉर्म्स काम करते हैं, है ना। और अगर इसके कोई अगेंस्ट काम करता है हम उसे कहते हैं एंटी सोशल। उस तरीके की एक्टिविटी को हम क्या कहते हैं? हम इसे कहते हैं एंटी सोशल एक्टिविटी। अब एक हद तक एंटी सोशल एक्टिविटी को भी आप बोल सकते हो अनलॉफुल एक्ट। अनलॉफुल एक्ट क्या है? एक्ट अगेंस्ट दी लॉ के अगेंस्ट कोई काम। और इस तरीके के काम जो कि सोसाइटी या लॉ के अगेंस्ट आप कर रहे हो, उसे ही हम क्या कहते हैं? उसे ही हम कहते हैं क्राइम। ओके, सो दिस इज क्राइम। और लॉफुल एक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, सोसाइटी के नॉर्म्स को फॉलो करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तभी ही हम एक हेल्दी सोसाइटी का डेवलपमेंट कर सकते हैं। अब इन सारे के सारे रूल्स एंड रेगुलेशन को जो भी तोड़ता है, जो भी ब्रीच करता है, ब्रेक करता है, एनी टाइप ऑफ इन्फ्रिंजमेंट्स ऑफ दीज चेरिश्ड नॉर्म्स एंड कस्टम इज कंसीडर्ड एज एंटी सोशल बिहेवियर। ठीक है, अगर आप सोसाइटी के अगेंस्ट जा रहे हो तो दैट विल बी एंटी सोशल बिहेवियर। अगर आप लॉ के अगेंस्ट जा रहे हो तो वो होगा एंटी लॉ बोल सकते हो आप, या फिर अनलॉफुल एक्ट हो जाता है। ओके, सो हम क्या कह सकते हैं, डिफाइन कैसे कर सकते हैं? क्राइम इज एन एंटी सोशल, इमोरल एंड सिंफुल बिहेवियर। क्या है? आपके सोसाइटी के अगेंस्ट है, आपका समाज भी इसे अप्रूव नहीं करता, आपके उसूलों के भी खिलाफ है, और एक तरीके का ये पाप आप बोल सकते हो। इट इज़ अ सिंफुल बिहेवियर। ऐसा कोई बिहेवियर जो कि पाप की कैटेगरी में आता है तो वो क्राइम कहलाएगा। ठीक है, नाउ अकॉर्डिंग टू लीगल डेफिनेशन, अगर हम लीगली डिफाइन करें, अब हम ये तो नहीं कह सकते कि इस पर्सन ने पाप कर दिया, है ना। अगर कोई एक्ट किया है ऐसा जो कि लॉ के अगेंस्ट है, जो कि हमारे नॉर्म से अगेंस्ट है, वो हम ये नहीं बोल सकते ना कि ये पापी है।
अगर हमारे पास कुछ ना कुछ लॉ के अगेंस्ट हो रहा है तो हमें लीगल ही डिफाइन करना पड़ेगा। तो लीगल हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, लीगली कैसे डिफाइन कर सकते हैं? सो क्राइम इज अ फॉर्म ऑफ कंडक्ट। क्या है? क्राइम इस तरीके का कंडक्ट है, ऐसा कोई काम है विच इज डिक्लेयर टू बी सोशली हार्मफुल, जिसे हम क्या कर देते हैं, हम डिक्लेयर कर देते हैं जो कि सोशली क्या है, हार्मफुल है, हार्म क्रिएट कर रहा है, सोसाइटी को नुकसान पहुंचा रहा है, किसी पर्सन को नुकसान पहुंचा रहा है, उस स्टेट को नुकसान पहुंचा रहा है, और जो कि क्या है, फॉरबिडन है। मतलब क्या? ये हमने मना किया हुआ है, इसको हमने फॉरबिड किया हुआ है, बैन किया हुआ है, ठीक है, विच इज फॉरबिडन बाय द लॉ अंडर पेन ऑफ सम पनिशमेंट। तो हमने उसे फॉरबिडन करने के लिए एक पनिशमेंट भी ऐड करी हुई है, ठीक है। फॉर एक छोटा सा एग्जाम्पल अगर मैं दूं, अगर आप अपने स्कूल की यूनिफॉर्म नहीं फॉलो करते हो, एक छोटा सा एग्जाम्पल, स्कूल में भी कुछ ना कुछ रूल्स रेगुलेशन होते हैं, अगर आप उन रूल्स एंड रेगुलेशन को ब्रेक करते हो तो आपको पनिशमेंट मिलती है ना। तो अगर फॉर एग्जाम्पल आपने यूनिफॉर्म सही से नहीं कैरी करा एक दिन, आपने फॉर एग्जाम्पल उस दिन वाइट आपको शूज़ पहन के जाने थे, आपने ब्लैक शूज़ पहन लिए, तो जैसे ही आप बाहर जाते हैं असेंबली में, आपको रोक लिया जाता है और आपको बोला जाता है कि ग्राउंड के 10 आपको राउंड्स लगाने हैं। तो वो एक तरीके की पनिशमेंट है, आपके लिए पेनफुल है, आपका पैर दर्द होगा या फिर आपकी इंसल्ट होगी आपके फ्रेंड्स के बीच में। तो एक तरीके का क्या हो गया, एक तरीके का पेन एंड पनिशमेंट। तो इसी तरीके से कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ फॉरबिडन है, लॉ ने भी फॉरबिड करी हुई है, जो कि किसी पर्टिकुलर पर्सन, सोसाइटी के लिए नुकसान है या फिर किसी स्टेट को नुकसान है उससे, तो हमने क्या करा है, उसके लिए पनिशमेंट भी बताई है कि भाई अगर तुम चोरी करोगे तो तुमको 1 साल की सज़ा होगी, अगर तुम मर्डर करोगे तो 10 साल की सज़ा होगी। तो ये जो सज़ाएँ हैं, पर जो पनिशमेंट है, इट इज़ देयर सो दैट लोग डर की वजह से भी इस तरीके का सिंफुल एक्ट, इस तरीके का एंटी सोशल बिहेवियर ना करें। अब बहुत सारे इंपॉर्टेंट सोशियोलॉजिस्ट आए, बहुत सारे ऐसे लोग आए जिन्होंने क्राइम को डिफाइन करा, उसमें से एक थे टपन। ही डिफाइंड क्राइम एज द इंटेंशनल एक्ट ऑफ ओमिशन। क्या है इंटेंशनल एक्ट? इंटेंशन मतलब क्या, उस पर्सन की विल, वहाँ पे उस पर्सन की विल ऐड हो जाती है, उसका मन है। इट इज़ द इंटेंशनल एक्ट ऑफ ओमिशन इन वायलेशन। क्या हो रहा है, ओमिशन इन वायलेशन ऑफ द क्रिमिनल लॉ। क्रिमिनल लॉ को हमने क्या करा, नहीं माना, क्रिमिनल लॉ को वायलेट करा, विच इज़ कमिटेड विदाउट एनी डिफेंस और जस्टिफिकेशन एंड पीनलाइज्ड बाय द लॉ एज फेलेनी या मिसडिमिनर। सो हम इसे 2 कैटेगरी में इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है। ये एंटी सोशल एक्टिविटी या क्राइम जो है वो या तो फेलेनी की कैटेगरी में आएगा या तो मिसडिमिनर की कैटेगरी में आएगा, ठीक है। ये एक तरीके का इंटेंशनल एक्ट होता है जिसमें कोई भी क्रिमिनल लॉ को वायलेट कर रहा है, क्रिमिनल लॉ को हम नहीं मान रहे हैं, उसके अगेंस्ट हम एक्ट कर रहे हैं, ठीक है। एंड इसी के लिए, इसके डिफेंस के लिए, इसके जस्टिफिकेशन के लिए पेनलाइजेशन होती है, ठीक है। और ये किस तरीके से कैटेगराइज हो सकता है, फेलिनी या मिसडिमिनर के अकॉर्डिंग कैटेगराइज हो सकता है। ये एक तरीके का डेफिनेशन ही है फॉर क्राइम। देन वी हैव अकॉर्डिंग टू केनी, इन्होंने क्या बोला, क्राइम्स आर रॉन्ग्स whose sanction is punitive, which is no way remissible by any private person, but it is remissible by the crown alone, if remissible at all। अगर कोई भी पर्सन ऐसा है जिसने कोई भी गलत काम किया है, कोई भी क्राइम लॉ के कोई भी क्राइम किया, मतलब लॉ के अगेंस्ट क्राइम किया है, तो वो किसी एक प्राइवेट पर्सन से रिलेटेड नहीं है, ठीक है। अगर उसे माफ़ किया जा सकता है तो उसे कौन माफ़ करेगा, वो पूरा का पूरा स्टेट माफ़ करेगा, या फिर वहाँ का कोई राजा है जो उस एरिया में राज करता है, उस एरिया को गवर्न करता है, वो माफ़ कर सकता है अगर माफ़ करने लायक काम उसने किया है तो, ठीक है। बट दिस डेफिनेशन हैव इवोक्ड क्रिटिसिज्म, बहुत बहुत बुरी तरीके से क्रिटिसाइज किया गया था इस डेफिनेशन को, क्योंकि इस डेफिनेशन में कुछ भी चीज़ें क्लियर नहीं थी और इस डेफिनेशन के अगेंस्ट ही थे सब, ठीक है। ऑन द ग्राउंड दैट देयर आर इंडीड नंबर ऑफ कंपाउंडेबल ऑफेंसेस दैट आर रिमिसिबल बाय द कंसेंट ऑफ द पार्टीज। उन्होंने ये बोला कि हाँ बहुत सारे क्राइम्स ऐसे भी हैं, मतलब ऐसे नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस है, ऐसे ऑफेंस है विच आर कंपाउंडेबल एंड नॉन कंपाउंडेबल, मतलब कंपाउंडेबल ऑफेंस भी नॉन कंपाउंडेबल भी है। इसके लिए मैं एक अलग से क्लास में आपको बता दूंगी व्हाट आर नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंसेस एंड व्हाट आर कंपाउंडेबल ऑफेंसेस। जो कंपाउंडेबल ऑफेंसेस हैं उनको हम क्या कर सकते हैं, जो विक्टिम पार्टी है उसके कंसेंट से हम क्या कर सकते हैं,
सॉल्व कर सकते हैं, फिर उन लोगों को माफ़ कर सकते हैं. सो इस वजह से इस डेफिनेशन को एक्सेप्ट नहीं किया गया. देन वी हैव अदर डेफिनेशन दैट सेज अ फाइनल डेफिनेशन ऑफ क्राइम इज इम्पॉसिबल. इन्होंने बोला कि भाई कोई फाइनल डेफिनेशन हम क्राइम की दे ही नहीं सकते. क्यों नहीं दे सकते? बिकॉज लॉ इज अ लिविंग एंड चेंजिंग थिंग. इन्होंने बोला जो कि लॉ है वो जिंदा भी है और वो चेंज भी हो रहा है, विच मे एट वन टाइम बी बेस्ड ऑन सोवेरियन विल. तो कभी कभी वो सोवेरियन विल पे बेस्ड है, एट अनदर टाइम ज्यूरिस्टिक साइंस, और जो दूसरी टाइम क्या है, कभी ज्यूरिस्टिक साइंस पे बेस्ड है, कभी सोवेरियन विल पे बेस्ड है, विच में एट वन टाइम भी यूनिफॉर्म. कभी वो यूनिफॉर्म है, कभी वो यूनिफॉर्म नहीं है, कभी जुडिशियल डिस्क्रिशन है. सो इस वजह से इन्होंने बोला कि हम ना तो लॉ को प्रॉपरली डिफाइन कर सकते हैं, ना तो क्राइम को हम डिफाइन कर सकते हैं. अलग अलग सर्कमस्टांसेस में अलग अलग इसकी डेफिनेशन निकल के आती है, which may at one time be more specific in its prescription and the other time more general. तो कभी specific हो गया, कभी general हो गया, तो इसी वजह से हम crime को properly define नहीं कर सकते. इसके अलावा क्रॉस एंड जोन्स ने क्या define करा? crime is the legal wrong. क्या एक तरीके का legal wrong है, कोई legal गड़बड़ कर रहे हो आप, the remedy for which is punishment. और इसकी remedy क्या है? punishment. अगर murder कर दिया 10 साल punishment झेलो, तब वो उसकी remedy है, तब आप फिर फ्री हो सकते हो. ठीक है. सो रेमेडी ऑफ द ऑफेंस इज पनिशमेंट ऑफ द ऑफेंडर दैट इज इन्वॉल्व इन दैट पर्टिकुलर क्राइम, या फिर जो स्टेट के अगेंस्ट, पर्सन के अगेंस्ट, किसी के भी अगेंस्ट क्राइम कर रहा है. नाउ रियली इंपॉर्टेंट, हमारे पास एक लीगल डेफिनेशन भी है. ठीक है, हमारे पास एक लीगल डेफिनेशन भी है, सोशल डेफिनेशन भी है और साइकोलॉजिकल डेफिनेशन भी. लीगल डेफिनेशन क्या है? हम ये बोल सकते हैं क्राइम इज अ बिहेवियर और अ पर्टिकुलर एक्टिविटी जो कि किसी लीगल कोड के अगेंस्ट है, लीगल कोड को वायलेट कर रही है. हमारे इंडिया का भी लीगल कोड है ना. आपने कई बारी क्लासेस में देखा होगा, मैं आपको बताती हूँ. आईपीसी के सेक्शंस है ना, आईपीसी क्या, इंडियन पीनल कोड है. सीआरपीसी के सेक्शंस, तो सीआरपीसी क्या है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है. तो ये हमारा लीगल कोड है इंडिया का. लीगल कोड के अगेंस्ट कोई भी एक्ट करेगा तो वो क्राइम कहलाएगा, और ये हमारी लीगल डेफिनेशन. अगर हम सोशल डेफिनेशन की बात करें तो यही हम ये बोल सकते हैं, इट इज एंटी सोशल बिहेवियर. ठीक है, क्राइम इज एंटी सोशल बिहेवियर. तो ये हो गया सोशल डेफिनेशन. क्राइम हैज ऑल्सो बीन डिफाइंड इन सोशल एंड नॉन लीगल टर्म्स. तो ये सोशल टर्म है, नॉन लीगल टर्म है, विच सेज क्राइम इज दैट इट बिहेवियर और एन एक्टिविटी दैट ऑफेंड्स अ सोशल कोड. तो सोशल कोड की बात है. अगर फॉर एग्जाम्पल किसी के सोसाइटी में किसी तरीके का पर्टिकुलर लेट्स से अगर कोई पर्सन सिक है तो वो जो है अपने बाल लंबे करते हैं, बाल नहीं कटाते, वो उनका सोशल कोड है, वो उनका एक पर्टिकुलर नियम है, ऐसा वो मानते हैं, वो उनका रिलीजियस लाइक बिलीव होता है. सो अगर कोई पर्सन अपने हेयर कट करता है तो ऑफ कोर्स उनके पेरेंट्स क्या हो जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं. जो आजकल के बच्चे हैं, दे वांट टू हैव स्मॉल हेयर्स, या फिर उनके डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स होते हैं, तो उनके पेरेंट्स फिर बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं एंड ऑल दैट. तो ये एक तरीके का क्या है, सोशल नॉर्म है, और इस तरीके की एक्टिविटी एंटी सोशल बिहेवियर कहलाती है. अगर ये बड़े लेवल पे हो रही है तो इट विल बी लाइक इट कम्स अंडर द लीगल एम्ब्रेला एज वेल. ठीक है, एंटी सोशल बिहेवियर एक सोशल डेफिनेशन है. साइकोलॉजिकल डेफिनेशन क्या है? सो साइकोलॉजिकल थ्योरीज से हम क्या कह सकते हैं, इस तरीके का बिहेवियर, इस तरीके का ऑफेंडिंग बिहेवियर वो किससे रिजल्ट हो रहा है, उस पर्सन के माइंड से रिजल्ट हो रहा है, या उसके किसी पर्टिकुलर बिहेवियर की वजह से हो रहा है. ठीक है, उसने कोई ऐसे एंटी सोशल काम नहीं करा, लीगल किसी भी लीगल कोड को ब्रीच नहीं करा, बट उस पर्सन का साइकोलॉजिकल कंस्ट्रक्टिव ऐसा है ना. ये क्या कहती है, जो साइकोलॉजिकल थ्योरी है वो क्या कहती है, उस पर्सन की पर्सनालिटी का टाइप क्या है ये देखना पड़ेगा, उसका कॉग्निटिव अप्रोच क्या है, मतलब कोई फॉल्टी थिंकिंग प्रोसेस है, कोई बहुत ही ग्रूसम थिंकिंग पैटर्न है, कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन है, मतलब उसकी सोचने समझने की शक्ति सही नहीं है, उसका मॉरल रीजनिंग सही नहीं है, फिर उसको लोगों को मार के खुशी मिलती है. सो किस तरीके का साइकोटिक बिहेवियर है ये देखना ज़रूरी है. साइकोडायनामिक्स कैसे हैं उसके, एबनॉर्मल है या सुपर ईगो है, या ईगो में ज़्यादा आता है, ऐसे लोगों पे हमें नज़र रखनी होती है. ठीक है, देन वी हैव लर्निंग अप्रोच, किस तरीके का लर्निंग अप्रोच है. ठीक है, वी हैव डिफरेंट थ्योरीज रिलेटेड टू दिस, जिसका नाम है कंडीशनिंग और एसोसिएशन थ्योरी. ये हम कभी डिटेल से दूसरे लेक्चर में पढ़ेंगे, बट यहाँ पे देखो दिस इज रिलेटेड विद पर्सनस माइंड, कि उस पर्सन का माइंड कैसा है, उसका साइकोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट कैसा है. अगर उसका साइकोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट ही फॉल्टी है, किसी को हार्म पहुंचाने वाला नेचर है, देन इट कम्स अंडर द लीगल कंस्ट्रक्ट ऑफ क्राइम. ठीक है, तो फिर वो क्राइम कर सकता है. दैट पर्सन is like very much in umbrella to commit any crime we can say.
ठीक है, तो ये तो हो गए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू क्राइम, क्राइम का डेफिनेशन. एंड डोंट फॉरगेट टू ज्वाइन दिस बैच. दिस इज़ रियली अमेजिंग अमेजिंग बैच. फर्स्ट अटेम्प्ट में अगर नेट क्रैक करना है, JRF क्रैक करना है, तो ज्वाइन दिस बैच ओनली इन अनअकैडमी. And that's it for today's class, everyone. Thank you so much for watching this. Have a great day ahead. Take care of yourselves and see you guys in the next video. Till then, take care. Bye.